चलिए अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। ये भारत की बात की जा रही है कि भारत में पद पर रहते हुए अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रधानमंत्री। कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। उसके बाद ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कुल 3 प्रधानमंत्री भारत में ऐसे हुए हैं जिनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, देखिए सामूहिक रूप से नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, व्यक्तिगत रूप से बात की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की जा रही है और व्यक्तिगत रूप से बात की जा रही है। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा, और व्यक्तिगत रूप से पूछा गया तो आंसर अलग होगा। तो व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि कोई मंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है और राष्ट्रपति उसके कार्यों से संतुष्ट है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ आया सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। तो सामूहिक रूप से तो होते हैं लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पूरी संसद के प्रति नहीं। देखिए अकेले जो मंत्रिपरिषद हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वो अगर सामूहिक रूप से बात की जाए तो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जबकि व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं जो अनुच्छेद 75(2) से स्पष्ट है, जिसके अनुसार, अब अनुच्छेद 75(2) यानी आर्टिकल 75 क्लोज 2 को भी देख लेते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं या फिर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसके बाद ही आंसर करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है नहीं, बी हाँ, सी हाँ यदि संसद उस व्यक्ति को अनुमोदन कर दे, और डी हाँ उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। ये डी ही इसका सही आंसर है। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसका सदस्यता ग्रहण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो वो साधन नहीं है सदन का विघटन हो जाना। ये विधायी नियंत्रण का कोई साधन नहीं है। चलिए, सदन को विघटित किए जाने से वर्तमान सदन का जीवन समाप्त हो जाता है। जो भी सदन है, एक बार सदन को विघटित कर दिए जाने पर वह विघटन अपरिवर्तनीय रहता है और उसके बाद नए सदन का ही गठन किया जाता है। संविधान के अधीन केवल लोकसभा को ही विघटित किया जा सकता है। देखिए लोकसभा और विधानसभा को, राज्य में विधानसभा को और केंद्र में लोकसभा को ही विघटित किया जाता है। राज्यसभा या विधान परिषद को विघटित नहीं किया जाता। और इसके विघटित हो जाने पर इसके समक्ष या इसके किसी समिति के समक्ष, ये समक्ष है, समक्ष नहीं है, इसे ठीक कीजिएगा, लंबित सभी कार्य व्यपगत हो जाते हैं और विघटन सदन के रिकॉर्ड का कोई भी भाग आगे नहीं ले जाया जा सकता और नए सदन के रिकॉर्ड में या रजिस्टर में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। कहने का पूरा मतलब क्या है, क्या हमने इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। देखिए प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के लिए संकल्प भी जरूरी है, प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव भी आता है। पर जब सदन का विघटन हो जाता है, कोई सदन समाप्त कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तो विधायी नियंत्रण कहाँ से होगा। तो विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, वो है सदन का विघटन। और अब यहाँ राज्यसभा जो है, RS से हम इसको लिख लेते हैं, ये कभी विघटित नहीं होती है, परंतु लोकसभा जो है उसका विघटन हो जाता है। ऐसे ही राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा उसका विघटन हो जाता है, जो विधान परिषद है उसका विघटन नहीं होता।
चलिए आगे चलते हैं। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। इसका सही आंसर है लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। देखिए, इसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में केवल उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसे लोकसभा के सदस्य होने का सबसे अधिक अनुभव होता है। इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? कौन कौन से अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के हैं और कौन कौन से नहीं हैं, वो पढ़ने हमें। यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अधिकारों में नहीं है, ये तो अधिकार है। सदन की कार्यवाही में प्रक्रियाओं का संचालन करना, ये भी है। वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना, ये नहीं है। तो आंसर भी इसका सही सी ही होगा। वाद विवाद एवं मतदान में भाग नहीं लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, सदन की समितियों में सदस्यों को नियुक्त करना। जी हाँ, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये समितियां होती हैं, उन समितियों में सदस्यों की नियुक्ति जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। दो मुख्य अधिकार हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं कि वह संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेगा या लेगी, चाहे एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इन दो अधिकारों को भी आप जान लीजिए। उनके अलावा ये दो अधिकार और हैं और मैंने बात की थी बाकी तीन की, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी लोकसभा अध्यक्ष के ही अधिकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये पूछा गया है और वो थे पी.के. संगमा। संगमा भारत के राजनेता थे। वे मेघालय के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापक और प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जनजातीय अध्यक्ष पी.के. संगमा हैं। वे 8 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? ए 2 वर्ष तक, बी 5 वर्ष तक, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या डी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कहाँ कहा गया है? डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले, देखिए योग्यता की बात की गई है, यानी वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय यानी खर्चों को नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो होती है कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित और उसकी समीक्षा करता है। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 148 में। समझ लेते हैं। कैग के बारे में कहा गया है और केंद्र और राज्य स्तर पर, दोनों ही स्तर पर जो वित्तीय व्यवस्था प्रणाली है और उनको नियंत्रण करना और उनकी समीक्षा करना, ये काम है कैग का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मोहरयुक्त अधिपत्र द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैग की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? तो आप याद रखेंगे 6 साल के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अपना पद ग्रहण करने से पहले कैग यानी CAG तीसरी अनुसूची में अपने प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, तो वहीं पर राष्ट्रपति जो हैं वो कैग को शपथ दिलवाते हैं। इसे जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनता के रुपयों का रखवाला किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में आर्टिकल 148 148 में बताया गया है। इसकी नियुक्ति 6 साल के लिए होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्य नहीं है? आकस्मिकता निधियों और
लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करता, रक्षा लेखाओं का संकलन करता, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा में जो खर्च होते हैं उन लेखाओं का संकलन कैग के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए आगे कैग को देख लेते हैं क्या काम करता है। कैग जो है भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, ये सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।